राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जो मुख्य रूप से 4 स्टेटों में जो चुनाव हैं, उस चुनाव में जो कैडर से जुड़े हुए लोग हैं, मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो आने वाले चुनाव में हाथी का बटन दबा करके इस मूवमेंट को मजबूत करें। वरना जो बीजेपी की जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुजन के लिए नुकसानदायक है, संविधान के लिए नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमको अगर बचना है तो केवल एक हाथी ही एक ऐसी चीज़ हमको बचा सकती है, जिसको माननीय बहन जी इस समय लीड कर रही हैं। तो माननीय बहन जी के प्रति आस्था रखते हुए मैं समाज से निवेदन करता हूं कि आगामी चुनाव में और इसके बाद जो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी मुक्त करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में सोचें। वो ये ना सोचें कि बहन जी गठबंधन करती हैं या नहीं करती हैं। गठबंधन होना ना होना ये बाद की बात है, लेकिन जो देखो पहले भी तो हम बिना गठबंधन के जीते थे। उत्तर प्रदेश में जब हम समाज से हम लोग जब जुड़े हुए थे तो हम जीते थे। तो गठबंधन होना ना होना वो सेकेंडरी बात है, प्राइमरी बात है। देखिए, जब तक बहन जी को ये लोग मजबूत नहीं आकेंगे, जब तक समाज उनके साथ खड़ा हो दिखाई नहीं देगा। अब हमारा हो क्या रहा है, हमारा बुद्धिजीवी अलग से सोच रहा है। जिन बड़े बड़े प्रोफेसर लोग जिनको हम लोग उम्मीद करते थे कि ये हमारे मूवमेंट को, समाज को लीड करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमको उस गठबंधन में जाना चाहिए। जो प्रोफेसर लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि उनकी ये सोच गलत है। अगर वो ये मानते हैं कि हमने PhD कर ली है, हम प्रोफेसर हो गए हैं, तो हमारा डिसीजन अच्छा रहेगा, नहीं। मूवमेंट चलाना प्राइमरी चीज़ है, सत्ता आना जाना ये सेकेंडरी चीज़ है। मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों को सोचना चाहिए। आपने चुनाव का जिक्र कर दिया, 2024 में भी चुनाव है, गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, जिसको आपने क्लियर ही कर दिया जी। तो क्या बीएसपी अकेले लड़कर अपनी स्थिति बना पाएगी? देखिए, एक्चुअल आज की जो पोजीशन है वो बहन जी अभी बोल रही हैं कि भाई मैं बिना गठबंधन के चुनाव लड़ूंगी। हो सकता है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में जो चुनाव होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बहन जी ऐसा कोई डिसीजन ले रही हो सकता है उस चुनाव को ख़त्म होने के बाद बहन जी इंडिया गठबंधन में जाएं। लेकिन ये प्रेशर बनाना या केवल उसी उम्मीद पे बैठे रहना कि बहन जी गठबंधन में जाएगी तो तब हम साथ देंगे, अगर नहीं जाएंगे तो नहीं देंगे, ये गलत बात है। आपने छत्तीसगढ़, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का जिक्र किया, जिस प्रकार आकाश आनंद वहाँ पर रैलियाँ, जनसभाएं कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक प्रैक्टिकल है बहन जी का। और मैं तो देखो, मैं जब से आकाश भाई फील्ड में आए हैं तब से मैंने फील्ड छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बैलेंसर में कहा था कि चाहे चंद्रशेखर भाई हो, चाहे आनंद भाई हो, वो आकाश भाई हो, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। देखा जाए तो इनसे मैं हर चीज़ में बड़ा हूँ। उम्र में मैं इनसे बड़ा हूँ, क्वालिफिकेशन में मैं इनसे बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 2003 में मैंने मूवमेंट को ज्वाइन किया, इन्होंने 17 में ज्वाइन किया। गृह त्याग के हिसाब से मैं घर छोड़ा हुआ हूँ, ये सब गृहस्थी वाले हैं। और तीसरी बात, ये मैरिड हैं, मैं अनमैरिड हूँ। धन संचय के हिसाब से मैं फ़कीर हूँ, ये पैसे वाले हैं। अगर देखा जाए मूवमेंट के हिसाब से मैं इनसे सबसे बड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ड्यूटी बनती है बड़ा होने के नाते कि इनको फील्ड दिया जाए। तो जब से ये फील्ड में गए हैं आकाश भाई, नहीं जा रहा हूँ, हो सकता है डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये माननीय बहन जी का एक प्रैक्टिकल है। उम्मीद है अगर इन आगामी चुनावों में अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो बहन जी आकाश भाई को लोकसभा के चुनाव तक चलाएं, और अगर वहाँ तक अच्छे आते हैं तो 2027 तक चलाएं। तो ये बहन जी का प्रैक्टिकल है। नेता लोग, बुद्धिजीवी लोग, महापुरुष लोग इस प्रकार के प्रैक्टिकल करके देखते रहते हैं। तो आकाश भाई अगर उस फील्ड में जा रहे हैं जिन स्टेटों में, तो उसके लिए हमारे समाज की तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहन जी का आशीर्वाद तो फुल फ्लैश है ही, सारे संसाधन बहन जी उनके साथ से क्या गठबंधन होना चाहिए? क्योंकि आपको भी राजनीति की अच्छी समझ है, बीएसपी के आप भी उपाध्यक्ष रहे हैं, तो क्या गठबंधन करना चाहिए बहन जी को? देखिए, माहौल अगर मैं इस बारे में बात कहूँगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने पहले कही हुई बात को कॉन्फ्लिक्ट कर दूंगा। तो मैं इस बारे में तो ये मानता हूँ कि जैसा बहन जी चुनाव लड़ेंगी हम बहन जी के साथ रहेंगे। हमारा तो ये मानना है, गठबंधन बहन जी करें तो ठीक है, नहीं करती हैं तो भी ठीक है, हम बहन जी के साथ हैं। जिन बुद्धिजीवी का आप जिक्र कर रहे हैं, जो प्रोफेसर है, उनका ये कहना है कि बीजेपी को सत्ता में लाना 2024 में बीएसपी के हाथ में है और उसको बाहर भेजना भी बीएसपी के हाथ में है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर वो बुद्धि का, हालांकि वो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, चिंता कर रहे हैं इस मूवमेंट की, इस समाज की, तो ये अच्छी बात है। लेकिन साहब कांसीराम के उस स्टेटमेंट को समझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के चक्कर में, इंडिया गठबंधन को लाने के चक्कर में तुम अपने मूवमेंट को ही खो दो। तुम अपने मूवमेंट को खो दो, फिर तुम क्या करोगे? मेरा ऐसा मानना है। देखो, हालांकि मैं किसी के पक्ष विपक्ष में यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी बेशक जीत जाए, लेकिन हमारा मूवमेंट बचा रहे,
हम फिर देख लेंगे इस काम को। अगर कांग्रेस जीतेगी तो मूवमेंट नहीं बचेगा। हमें फायदा क्या, कहीं कांग्रेस को जिताने के चक्कर में, इंडिया गठबंधन को जिताने के चक्कर में हमारा मूवमेंट खत्म हो जाए, ये गलत है हमारे लिए। इसी बात की चिंता है क्या बहन जी को? होना भी चाहिए, महापुरुष की ड्यूटी है। साहब कांशीराम ने कहा है ना कि भाई सरकार बने चाहे ना बने, हम जीते चाहे हारें, लेकिन हमारा मूवमेंट जो है, सामाजिक परिवर्तन की गति हमारी बराबर चलती रहनी चाहिए। कहा जा रहा है अभी संविधान को बचाने की लड़ाई है। देखिए तो क्या बीजेपी से ज़्यादा अमेंडमेंट कांग्रेस ने किए, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट कांग्रेस ने किए, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ने वाली कांग्रेस है। मैं तो संविधान का पीएचडी होल्डर हूँ ना, मैं तो जानता हूँ ना, सबसे ज़्यादा 150 से ज़्यादा अमेंडमेंट कांग्रेस ने किए। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? गांधी तो सड़कों पर संविधान को बचाने के लिए। तो इनकी जो मम्मी थी या इनकी दादी थी, जो भी ये लोग थे, उन्होंने तो बदला है ना। कांग्रेस के खिलाफ ही तो हमारा पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है। आपकी बातों को सुनकर लोग तभी तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। देखिए बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते आप लोग, कांग्रेस के खिलाफ। अच्छा, मैं बीजेपी की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये देखिए, जो लोग ये कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, उनकी सारी रिश्तेदारी सारी की सारी बीजेपी में। योगी के परिवार में सारे सैफई परिवार की है सारी रिश्तेदारियाँ, उनकी सारी बहुएँ, चाहे उनकी बेटियाँ, चाहे सब है, वो वहाँ पर हैं। और समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं इस समय, उसके आधा परिवार वो बीजेपी में है। तो वो बीजेपी की बी टीम रही या हम रही? हमने कभी भी बीजेपी से समर्थन दिया हो तो बताओ? बीजेपी को सबसे पहले सत्ता से बाहर करने वाली बीएसपी है, जो एक वोट से माननीय बहन जी ने सरकार गिराई थी। हमने उसको सत्ता से दूर किया है, हमने सारे अपनी बातें मनवाई हैं, दबाव में लेकर करवाया, कैसे करवाया हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने समर्थन लेना, ये बीजेपी की बी टीम होना नहीं है। अगर हम समर्थन दे देते तो वो बीजेपी की बी टीम। को नुकसान ज़्यादा कांग्रेस ने पहुँचाया बीजेपी ने? मेरे हिसाब से कांग्रेस ने पहुँचाया पहले, अगर आप इसको सोचे तो। कहीं ना कहीं देखिए, वो एक दौर था जब समाज जब ये कांग्रेस के लोग ये सोचते थे कि शायद ये लोग अपने समाज के, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो जागरूक ना होने की वजह से अधिकार छीनते हैं। तो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हो आर्टिकल 368 के साथ, जिसके साथ में बीजेपी खेल रही है, इस आर्टिकल 368 को कमज़ोर करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। अगर इंदिरा गांधी 368 को छेड़ती नहीं, अमेंडमेंट को वो संविधान बदलने के मामले में वो चेंज नहीं करती, तो ये क्या नाम है इनका, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो आयोग गठित नहीं करते। तो अगर संविधान में छेड़छाड़ हो रही है, आर्टिकल 368 उसका बेसिक वो आर्टिकल है, तो उसकी देन कांग्रेस है। आजकल एक मुद्दा बड़ा चर्चाओं में है, जातीय जनगणना को लेकर। कांग्रेस कह रही है हमें पहले वोट दो, फिर हम जातीय जनगणना कराएंगे। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं हर मन से। देखिए, जब कांग्रेस की पहले कांग्रेस को वोट दें, दलित, बहुजन, SC ST OBC, तब वो जातीय जनगणना। देखिए, अगर आप इसकी स्टडी में, अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे तो इसकी शुरुआत मान्यवर साहब कांशीराम जी ने करी। इतिहास में 1911 से पहले जो है अंग्रेज लोग इस बात को काउंटिंग करते थे। इसी बात को साहब कांशीराम जी ने उठाया कि भाई आप इस काउंटिंग को कीजिए, जिस पे नाम दिया, कॉन्सेप्ट दिया, नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कांग्रेस का, जो उस समय जब साहब कांशीराम मांग कर रहे थे तो कांग्रेस सत्ता में थी, तो उस टाइम तो उन्होंने ये काम नहीं कराया। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सोच रहे हैं कि कहीं इसका जो क्रेडिट है वो बहुजन समाज पार्टी के पास ना पहुंच जाए, साहब कांशीराम जी के थ्रू। तो नारा तो वही दिया जा रहा है ना। देखिए अभी भी हर कोई मंच से वही नारा दे रहा है। कौन सा नारा? जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन वो बाबा साहब का, साहब कांशीराम का नाम कहाँ ले रहे हैं? वो उसका क्रेडिट अपने नाम पे ले रहे हैं। आप पार्लियामेंट की डिबेट को उठा करके देखिए, वहाँ पर जब साहब कांग्रेस का दोहरा रवैया क्यों? 2011 में जो जातीय जनगणना हुई उसको तो उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2024 में हमें प्रधानमंत्री बनाइए तब हम कराएंगे। देखिए, दोहरा रवैया कांग्रेस का पहले से ही रहा है। साहब कांशीराम कहते थे कि ये आस्तीन का सांप है, ये हमारे आस्तीन में छिपा हुआ है, तो उसका रवैया पहले से ही दोहरा रहा है। वो प्यार से मारती है, बीजेपी लट से सामने से मारती है, कांग्रेस पीछे से छुरा घोंपती है। आगे वाले से हम लोग सचेत हो सकते हैं, लेकिन जो पीछे से हमारे पीछे जो आ रहा है मारने के लिए, उससे हम सचेत नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए दोनों के लिए साहब कांशीराम ने कहा एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, हम दोनों से सहमत नहीं हैं। जो मूवमेंट में पीछे कुछ गिरावट आई, रुकावट आई, क्या उसमें कुछ उभार नज़र आ रहा है, वो आपको लग रहा है? देखिए मूवमेंट ये आना, ये दबता रहता है, उछलता रहता है। आप बुद्ध से लेकर के देखिए, फिर थोड़ा सा गिरावट आती है, फिर कोई महापुरुष पैदा होता है, फिर गिरावट आती है, फिर महापुरुष होता है। तो ये चलता आता जाता रहता है। अगर हम लोग अंग्रेज़ों से पहले की जो हमारी स्थिति थी
मुग़लों के बाद की जो हमारी स्थिति थी वहाँ से देख करके अब तक फूले से, साहू से, बाबा साहब से, साहब कांशीराम के इस मूवमेंट का पूरा अध्ययन करते हैं तो हम बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं। हमने काफ़ी अचीवमेंट किए हैं। हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हज़ारों साल पुरानी समस्या है, हम सोचें कि सैकड़ों साल में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हालांकि अब तो 150 के लिए सत्ता जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है? मेरे हिसाब से मूवमेंट ज़रूरी है। अगर मूवमेंट को हम प्रायोरिटी देंगे, सत्ता हमारे पीछे घूमेगी, मेरा ऐसा मानना है। और जितने भी हमारे इस मूवमेंट को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। साहब कांशीराम ने खुद कहा था कि मेरा उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति मेरा उद्देश्य है, मेरा साध्य है, मेरा गोल है, ये तो मेरा माध्यम है, सत्ता मेरा माध्यम है। विरासत को थाम पाएंगे? भाई बहन जी प्रैक्टिकल कर रही है ना। देखिए ट्रेनिंग तो बहुत दी जा रही है। एक बच्चा क्लास में पढ़ता है, अब उसका रिपोर्ट कार्ड भी बाद में साल में तैयार होता है, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो 5 साल बाद तैयार होता है। बहन जी को 4-5 साल उसको उतारे हुए हो गए। दिल्ली का उन्होंने चुनाव लड़ाया, चलो कोई बात नहीं, रेस्पॉन्स ठीक नहीं आया। पंजाब का उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो भी रेस्पॉन्स नहीं आ पाया। एक वहाँ पे केवल विधायक हमारा जीत पाया। लेकिन जो आगे जो हमारे पास जो स्टेट हैं, ये हमारे फर्टाइल स्टेट हैं, यहाँ से रिजल्ट आएगा तो बहन जी उस पर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। अगर बहन जी ने देख लिया कि लड़का नहीं चला पाएगा इस मूवमेंट को, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी बात को उस दिन आप नोट करना, ये लोग देखेंगे इस वीडियो को, अगर उनको दिख गया बहन जी को कि लड़का नहीं चला पाएगा, तो हो सकता है लोकसभा के चुनाव के बाद या विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद आकाश भाई और आनंद भाई वो बहन जी उसको कोई सगा नहीं मानती, हो सकता है पार्टी से दोनों को बाहर कर दें। ऐसा मुझे विश्वास है बहन जी पे। बहन जी के लिए मूवमेंट पहले है, हाँ मौका दे रही है। चंद्रशेखर भी कह रहे हैं कि कांशीराम का मिशन जो अधूरा उसको मैं पूरा करूंगा। कम से कम पहले उनके रास्ते पर चलो। आपने ऑब्जेक्ट तो तय कर लिया, रास्ता आपका सही नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत रास्ते में? भाई आप हमको पता है कि माननीय बहन जी अभी हमारी सर्वाइव कर रही हैं, चल रही हैं, ऊपर से तुम जल्दीबाजी कर रहे हो। आप किसी भी बुद्धिजीवी पत्रकार से पूछो, विशेषज्ञ से पूछो, वो कहते हैं कि अच्छी बात है, भीड़ उसके साथ है, लेकिन जल्दीबाजी दिखती है एक्टिविटी में। ये जल्दीबाजी नहीं है कि आपने पार्टी बनाई, कुछ दिन के बाद आप अखिलेश के पास पहुंच गए, 2 वोट के लिए आप आकर के रोने लगे। समाज ने क्या बोला, अरे यार तो गलत बात है, चलो उसको माफ़ किया, उसके साथ फिर खड़े हुए, फिर क्या हुआ, उसके बाद अखिलेश के साथ फिर घूमने चल दिए। वहाँ पे जो हुआ था, एक भी सीट उसको दी नहीं। उसके बाद में जो संविधान बदलने की बात कर रहा है हमारा केसीआर, वहाँ पर वो उसके साथ आप चले गए। कभी वो उसके साथ वो बिहार का मुख्यमंत्री नजदीक नहीं ले रहे ना उसको, देखिए आप भी तो दूर कर रहे हैं। अरे भाई मुझसे ज़्यादा दूर है कोई बीएसपी से? मेरी जितनी दूरी बीएसपी ने मुझसे बना रखी है, मैं जानता नहीं हूँ कि मुझसे लोग क्यों नहीं मिलते हैं, मैं सब समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों देखिए इन लोगों ने साहब कांशीराम को समझा नहीं है। मैंने साहब कांशीराम को अपने अंदर उतारा है। मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी भर अगर मुझे बसपा नहीं भी लेगी ना, और ज़िंदगी भर अगर मुझे ऐसा लगता है कि समाज मेरा साथ नहीं भी देगा, मैं तब भी इसी मूवमेंट में काम करता रहूँगा। मेरी कोई ज़रूरी नहीं है मैं दूसरे समाज तुम्हारे से, तो आपकी स्थिति अच्छी है। जो दूसरी पार्टियों में आप लोग कहते हैं ना, दूसरी पार्टियों के हरिजन दरिजन, उनसे तो अच्छी स्थिति है। वो तो है ही भाई, बेशक मुझसे लोग चुप के मिलते हो, लेकिन समाज के नाते मिलते हैं। लेकिन जाके उनसे पूछो उनकी स्थिति क्या होती है। दूसरी पार्टियों में पिट रहे हैं तब भी उनके साथ कोई खड़ा नहीं पिट रहे हैं, उनकी कोई मीटिंग में आने को तैयार नहीं है। कितने चमार नेता हैं जो जाके सपा में जाके मीटिंग कर लेंगे, कितने चमार नेता हैं जो बीजेपी में जाके मीटिंग कर लेंगे? कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर चाहे सैनी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी बिरादरी का आदमी आके यहाँ मीटिंग कर सकता है, लेकिन चमार जाके हीरो में मीटिंग नहीं कर सकता है। देखिए आज साहब कांशीराम की 17th जो है ये एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है समाज के लिए, जो समाज दिन प्रतिदिन मूवमेंट को गति की तरफ देख रहा था, उस पर थोड़ा सा कॉमा लगा, स्टॉप तो नहीं कह सकते, कॉमा लगा, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं परिनिर्वाण दिवस के रूप में। तो उसी के तहत ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं यहाँ पर इनवाइट हुए, मुख्य रूप से जो कार्यकर्ता हैं। संदेश जाएगा आज बड़ा यहाँ से?